Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe. लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था एनालिसिस ऑफ डिमांड, आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उसमें सबसे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने सबसे पहले डिमांड को डिफ़ाइन किया था, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिमांड। उसमें हमने कहा था डिमांड के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ विलिंगनेस टू परचेज एंड सेकेंड इज़ पावर टू परचेज। सेकेंड, हमने लॉ ऑफ डिमांड को स्टेट किया था। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स holding constant or ceteris paribus, when price of a product increases, the quantity demanded for that product decreases, and when price of a product decreases, the quantity demanded for that product increases. तो इसमें हमने फर्दर टेबल से इसका रिलेशनशिप बताया था प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का, और उसके बाद डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व बनाया था जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप शो किया था और डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी पढ़े थे, ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। उसमें हमने इंटरनल फैक्टर्स भी देखे थे और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी। उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया था इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड जब किसी एक प्राइस पर किसी एक सिंगल इंडिविजुअल की हम डिमांड देख रहे हो, और मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स। और उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। व्हेन देयर इज चेंज इन quantity demand due to price, that is change in quantity demand, and when there is change in demand due to other factors, that is change in demand. In case of change in quantity demand we move along the same curve, or in case of change in demand there is shifting of demand curve. तो उसके बाद एक जो लास्ट हमारा पॉइंट रह गया था इलास्टिसिटी का, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। इसमें हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। इलास्टिसिटी का मतलब है किसी चीज़ का इलास्टिक होना, फ्लेक्सिबल होना। अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का फ्लेक्सिबल होना देखेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज सेंसिटिविटी एंड सेकेंड इज रिस्पॉन्सिवनेस। कि प्राइस इलास्टिसिटी हमें ये बताती है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कितनी सेंसिटिव है और क्वांटिटी डिमांड कितना रिस्पॉन्स कर रही है। तो प्राइस इलास्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन डी से। इसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको फर्दर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ई डी इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय P1 ओवर P2 माइनस P1। तो ये हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी। जनरली इलास्टिसिटी के साथ जो साइन होता है, अगर हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें तो जो हमारे पास प्लस या माइनस साइन आता है दैट डजंट मैटर। तो इसका मतलब हम इसको एब्सोल्यूट टर्म में लेते हैं। जब हम दो बार्स के दरमियान वैल्यू ले रहे हो तो उसका मतलब हम पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को ओमिट कर देते हैं। एक और वे है इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का, दैट इज मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला से भी हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, और इसका फार्मूला है चेंज इन Q ओवर चेंज इन P मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 ओवर 2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 ओवर 2। उसके बाद डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं विद द यूनिटरी स्केल। यूनिटरी स्केल का मतलब 1 से इसे कंपेयर कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी ग्रेटर देन 1, मे बी लेस देन 1, मे बी इक्वल टू 1, इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये 5 डिग्रीज हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास इलास्टिक डिमांड, विच मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। When the percentage change in quantity demand is more than the percentage change in price, the elasticity of demand will be elastic. जब भी हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं तो हम उसमें परसेंटेज का वर्ड ज़रूर बताते हैं। इसमें इन केस ऑफ हाई सब्स्टिट्यूट्स, ऐसी गुड्स जिनके बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, लाइक टूथपेस्ट, क्लोथिंग,
सोप, शैम्पूज़, ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर किसी एक चीज़ की प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि हम उसकी जगह पर किसी और चीज़ को एज ए सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। इसमें देखें हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम में परसेंटेज चेंज इन प्राइस डेल्टा पी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डेल्टा क्यू। प्राइस में परसेंटेज चेंज 5% है, प्राइस 5% इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड 10% डिक्रीज हो गई है, विच मीन्स डिमांड इज इलास्टिक। नेक्स्ट, इन इलास्टिक डिमांड, in case of inelastic demand, elasticity of demand will be less than 1. Inelastic demand is a condition in which large percentage change in price will only affect the quantity demand by small percentage. कि प्राइस में बहुत ज़्यादा परसेंटेज चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में कम परसेंटेज से चेंज आ रहा है। गुड्स विद लो सब्सटीट्यूट्स सच एज पेट्रोल एंड सिगरेट हैव इनइलास्टिक डिमांड, और इस केस में हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम में परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट वी हैव यूनिटरी इलास्टिक। इन इफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कि जिस रेशो से, जिस परसेंटेज से प्राइस इंक्रीज हुई है उसी परसेंटेज से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुई है, तो इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ईडी इज इक्वल टू 1। इस केस में परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट वी हैव परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ईडी इज इक्वल टू 0। Perfectly inelastic demand is a condition in which the quantity demanded does not change as the price change, कि प्राइस जितनी भी बढ़ जाए या जितनी भी कम हो जाए उससे डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ इंसुलिन, इसकी एग्जांपल ली हुई है कि डायबिटिक पेशेंट्स, उनको इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, उन्होंने अपनी डिमांड फिक्स ही रखनी होती है। तो इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो वर्टिकल होता है। यहाँ पर ये शो हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एंड लास्ट डिग्री इज perfectly elastic demand, ED is equal to infinitely elastic. Perfectly elastic is a condition in which small percentage change in price leads to an infinite percentage change in quantity demand, कि जब प्राइस में बहुत ही माइनर सा चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो इन्फिनिटी तक चली जाए, तो दैट मीन्स के डिमांड इज़ परफेक्टली इलास्टिक। तो इस केस में हमारे पास जो डायग्राम है दैट इज डिमांड कर्व इज हॉरिजेंटल। यहाँ पर देखें प्राइसेस में इतना माइनर चेंज है कि जो वो शो नहीं हो रहा, बट डिमांड जो है उसमें चेंज आ रहा है। तो ये 5 डिग्रीज थी हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास एक कंपैरिजन दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बाद पढ़े थे, ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट हो रही है। तो इनमें ये कंपैरिजन है, इसको हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड रिलेशन टू टोटल रेवेन्यू। अभी तक हमने प्राइस इलास्टिसिटी को डिफाइन किया, उसका फॉर्मूला देखा, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा, और उसके बाद हमने इसकी 5 डिग्रीज देखी। हर डिग्री में उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम से उसको शो किया। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी में ही हमारे पास ये टॉपिक है। प्राइस इलास्टिसिटी को हम रिलेट करते हैं टोटल रेवेन्यू के साथ। टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है? इज डिफाइंड एज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, कि प्राइस और क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास आ जाता है। इसमें भी हमारे पास 3 केसेस हैं। फर्स्ट इज डिमांड इज इनइलास्टिक, सेकंड डिमांड इज इलास्टिक, एंड थर्ड डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। अब यहाँ पर व्हेन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू इज इन द सेम डायरेक्शन, विच मीन्स कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए उससे क्वांटिटी डिमांड तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब प्राइस और टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब डिमांड इलास्टिक है। यहाँ पर हमें एग्जांपल दी हुई है कि इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 20 पर लीटर, द टोटल रेवेन्यू फॉर 9 लीटर विल बी, प्राइस और क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 180। और अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए 30, द क्वांटिटी डिमांडेड विल ड्रॉप टू 7। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया फ्रॉम 180 टू 210। तो इसका मतलब
प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो मीन्स डिमांड इज इन इलास्टिक। नीचे हमें इसका एक इक्वेशनल फॉर्म भी दी हुई है कि प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज एंड टोटल रेवेन्यू इंक्रीज। नेक्स्ट इज डिमांड इज इलास्टिक। An increase in price will lead to a decrease in total revenue, whereas decrease in price will lead to an increase in total revenue. जब प्राइस और टोटल रेवेन्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो उसका मतलब डिमांड इज इलास्टिक। इस केस में हमारे पास नीचे हमें एरोज की डायरेक्शन दी हुई है कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है और टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, तो प्राइस और टोटल रेवेन्यू की डायरेक्शन ऑपोजिट है, विच मीन्स कि डिमांड इज इलास्टिक। इसमें भी हमें एग्जांपल दी हुई है। एंड लास्ट इसमें जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। जब प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो इसका मतलब डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। इसमें देखिए हमें नीचे इक्वेशनल फॉर्म दी हुई है जिसमें P × Q इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अनचेंज। तो ये 3 डिग्रीज हैं डिमांड की, जिसको हम टोटल रेवेन्यू के साथ भी रिलेट कर सकते हैं और हम वहाँ से भी मेजर कर सकते हैं कि डिमांड इज इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस दी हुई है कि ये हमें प्राइसिंग थ्योरी और पब्लिक फाइनेंस थ्योरी में हेल्प करती है। सेकेंड वी हैव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम Y से डिनोट करते हैं। Y स्टैंड्स फॉर इनकम। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस of changes in quantity demanded due to change in income. Again यहाँ पर वही 2 words हैं, sensitivity और responsiveness of changes in quantity demand. अब quantity demand में किस वजह से change आएगा? Due to change in income. Price elasticity में change था due to change in price. अब यहाँ पर हम change measure कर रहे हैं due to change in income. नीचे हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Q2 - Q1 / Q1 मल्टीप्लाई बाय Y1 / Y2 - Y1। सेम फॉर्मूला है जैसे प्राइस इलास्टिसिटी का था, वहाँ पर क्वांटिटी डिमांड के साथ प्राइसेस थी, अब यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड के साथ हम इनकम को रिलेट करेंगे। रिस्पॉन्सेज ऑफ इनकम, अगेन यहाँ पर भी हम इनकम इलास्टिसिटी को मेजर कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट है हमारे पास इन इलास्टिक इनकम, ए कंडीशन इन विच द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस ऑल्दो द इनकम इंक्रीजेस फास्टर देन द क्वांटिटी डिमांडेड। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम, द इनकम इलास्टिसिटी इज ऑफ डिमांड इज इन इलास्टिक। इसमें हमारे पास नॉर्मल गुड्स आ जाती हैं जैसे फूड है, क्लोथिंग है, और इस केस में हमारा जो इनकम का कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सेकंड इसमें हमारे पास जो केस है दैट इज इलास्टिक इनकम। इन केस ऑफ इलास्टिक इनकम ए कंडीशन इन विच एंड एज द इनकम इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज ऑल्दो द लेटर इंक्रीजेज एट अ फास्टर रेट। अब यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो अब हम प्राइस की जगह इनकम को रिलेट कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांड के साथ, और इनकम और क्वांटिटी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी जो डिमांड है चीज़ों की वो भी बढ़ जाती है। इसलिए इन केस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी हमारा जो डिमांड कर्व होगा दैट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। अब इलास्टिक इनकम का मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसमें हमारे पास लग्जरी गुड्स आ जाती हैं जैसे एंटीक फर्नीचर है, लग्जरी कार्स हैं, गोल्ड है, ज्वेलरी है। इस केस में जब इनकम इंक्रीज होती है तो उससे हमारी इन चीज़ों की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ए कंडीशन इन विच द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो कुछ चीज़ों की डिमांड हम कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें गिफन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स आ जाती हैं। इन्फीरियर गुड्स ऐसी होती हैं जैसे सेकंड हैंड यूज्ड गुड्स जो होती हैं हमारे पास, और गिफन गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस कम होने से हम उस चीज़ की डिमांड भी कम कर देते हैं और जिनकी प्राइस बढ़ने से हम उस चीज़ की डिमांड भी बढ़ा देते हैं। तो इन केस ऑफ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और उसके बाद फोर्थ और लास्ट इसका जो केस है दैट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
A condition in which the quantity demanded for a product does not change although income increases. ऐसी कंडीशन जिसमें इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, क्वांटिटी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इस केस में हमारा डिमांड कर्व वर्टिकल होता है और इसमें हमारे पास बेसिक नीड्स आ जाती हैं, नेसेसिटी गुड्स आ जाती हैं, जिसमें ऑयल है, वेजिटेबल है, राइस है, सॉल्ट है। क्योंकि इनकी प्राइसेस बढ़ें या कम हो, हमारी इनकम बढ़े या कम हो, हमने इन चीज़ों की डिमांड क्वांटिटी डिमांड सेम ही रखनी है। उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि ये हमें फोरकास्टिंग और प्रमोशनल स्ट्रेटजी में हेल्प करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम EX से डिनोट करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट PY। अब क्रॉस का मतलब है कि हम किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड ले रहे हैं और दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 प्रोडक्ट्स ले रहे हैं X एंड Y, तो हम चेंज देखेंगे इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड X ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ Y, कि Y की प्राइस चेंज होने से X की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस केस में भी हमें नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड Y। इसमें फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल हमारे पास जो क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बनेगा EX इज इक्वल टू QX2 माइनस QX1। अब QX का मतलब है गुड X की क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय QX1 मल्टीप्लाई बाय PY1 ओवर PY2 माइनस P1। इसका मतलब है गुड Y की प्राइस, तो Y की प्राइसेस एंड X की क्वांटिटी डिमांडेड। रिस्पॉन्सेस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी में हमारे पास एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एन अदर प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा एप्लीकेबल टू सब्सटीट्यूट्स, कि अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाए तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है। इस केस में हम सब्सटीट्यूट्स बता सकते हैं। सब्सटीट्यूट्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनकी जगह पर हम किसी दूसरी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर बीफ इंक्रीजेज, कि चिकन की डिमांड हम कम कर देंगे, बीफ की डिमांड हम बढ़ा देंगे। तो इन केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है। सेकेंड है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अनदर प्रोडक्ट। इस केस में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिसमें अगर हम किसी एक चीज़ की प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो दूसरी चीज़ है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारे पास आ जाता है पेन और इंक, कि अगर पेन की प्राइस बढ़ गई है तो उससे पेन की डिमांड तो कम होगी, इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इसमें हमें एग्जांपल दी हुई है, व्हेन द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर बीफ आल्सो इंक्रीजेज, कि चिकन की प्राइस इंक्रीज होने से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी। हम इसमें दे सकते हैं शूज़ एंड सॉक्स, इंक और पेन, बटर और मार्जरीन, कार और पेट्रोल। तो ये ऐसी गुड्स हैं कि जिनमें से किसी एक चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो, उस चीज़ की डिमांड डिक्रीज होगी, दूसरी चीज़ की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है। और लास्ट इसमें थर्ड जो हमारे पास केस है दैट इज़ अनरिलेटेड गुड्स, और ऐसी गुड्स जिनका आपस में नो रिलेशनशिप होता है। इस केस में एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ अनदर प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। द प्रोडक्ट हैज नो रिलेशनशिप। इसमें हमारे पास एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑयल हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ हाउसेस, कि ऑयल और हाउसेस का आपस में कोई लिंक नहीं है। अगर ऑयल की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उससे हाउसेस की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी होती है दैट इज़ ज़ीरो, और हमारा जो डिमांड कर्व होगा दैट विल बी वर्टिकल। इसमें क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस में चेंज आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक समरी है, समराइज़ किया है इलास्टिसिटीज़ को। इसमें हमारे पास इलास्टिसिटीज़ 3 टाइप्स की हैं।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे उनकी डिग्री ऑफ मेजरमेंट हमने बताया है। प्राइस इलास्टिसिटी में हमारे पास 5 डिग्रीज है, इलास्टिक डिमांड, inelastic demand, unitary elastic demand, perfectly inelastic demand, perfectly elastic demand. And in case of income elasticity, we have 4 cases or 4 degrees of measurement: inelastic income, elastic income, negative income elasticity and zero income elasticity. And third, cross price elasticity, इसमें हमारे पास 3 type of goods हैं: substitutes, complementary goods and unrelated goods। तो इन तीनों केसेस में हमने cross elasticity of demand को देखा। लास्ट में हमारे पास एक असाइनमेंट है। फॉलोइंग टेबल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ए एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में हमारे पास एक प्रोडक्ट ए की प्राइस दी हुई है, आगे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर बी दिया हुआ है और लास्ट में हमारे पास कंज्यूमर्स इनकम दी हुई है। तो इन इंफॉर्मेशंस की बेस पर हमने कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए, बी पार्ट में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बी, सी पार्ट में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लास्ट में लिस्ट 2 फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी तक हमने जो 3 इलास्टिसिटीज़ पढ़ी हैं उन तीनों इलास्टिसिटीज़ की यहाँ पर कैलकुलेशन हमने करनी है। दैट्स ऑल। थैंक यू। स्टे सेफ।